नमस्कार, बीएन मंडल विश्वविद्यालय के ऑनलाइन मंच पर मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर शशांक मिश्रा उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सकुशल होंगे। मेरी ऑनलाइन क्लास का आज का विषय है भारत का संविधान मौलिक अधिकार। हमारे भारत का संविधान बहुत ही विस्तृत संविधान है। इसमें राज्य व्यवस्था, व्यक्ति के अधिकार, व्यक्ति और राज्य के संबंध, इन सब का बहुत ही विस्तृत रूप से विवेचन किया गया है, बहुत ही विस्तृत व्याख्या की गई है, जिसके अंतर्गत भाग 3 में व्यक्तियों के मौलिक अधिकार का वर्णन भारत के संविधान के अंतर्गत किया गया है। यह व्यवस्था भारत के संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के यानी 12वें आर्टिकल से लेकर के 35वें आर्टिकल तक की गई है। अनुच्छेद 35 तक की ये व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान में विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। मौलिक अधिकार और अधिकार, एक शब्द आ सकता है कि ये अधिकार क्या होता है और उसमें भी मौलिक अधिकार क्या होता है, या फिर अन्य अधिकार जो होते हैं जैसे कानूनी अधिकार, ये क्या हो सकता है, इसको अलग से संविधान में देने की क्या आवश्यकता हुई, और जो अन्य अधिकार जो दिए गए साथ में कानूनी अधिकार जैसे, तो वो अलग से ही क्यों रखे गए। तो इसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि अधिकार आपके वे सारे उपबंध होते हैं जो आप राज्य के विरुद्ध कानून के द्वारा लागू करवा सकते हैं या संविधान के द्वारा उसको लागू करवा सकते हैं। न्यायालय में आप जा सकते हैं, जैसे संवैधानिक अधिकार मैं अभी आगे इसकी विवेचना आगे करूँगा। लेकिन अधिकार का आशय ये है कि राज्य खुद विभिन्न कानूनों के माध्यम से व्यक्तियों के स्वतंत्रता हेतु, व्यक्तियों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता हेतु, उनके उन्नति के समान अवसर प्राप्त करने के लिए, उनके उनमें एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के लिए और एक व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कानूनी प्रावधान करता है, जिसमें यदि लगता है कि वो व्यक्ति या वो नागरिक उस का पालन नहीं हो रहा है, वो कहीं न कहीं से वो राज्य उसको बाधित कर रहा है, तो वो व्यक्ति उसके विरुद्ध न्यायालय में जा सकता है। तो अधिकार जो होते हैं वो विधिक होते हैं, ज़्यादातर अधिकार हमारे विधिक हैं। वो विधिक अधिकार का आशय ये है कि हम सामान्य कोर्ट्स में, न्यायालय में हम उसके विरुद्ध जाएँगे या जो उसकी जो सामान्य प्रक्रियाएँ हैं उसके द्वारा हम उस अधिकारों को लागू कराने की कोशिश करेंगे, यदि राज्य उसको बाधित करता है तो। फिर उसी के साथ-साथ एक दूसरा पहलू उसके साथ आता है मौलिक अधिकारों का। मौलिक अधिकारों का मतलब ये ज़्यादा मौलिक होते हैं, ज़्यादा अ, फंडामेंटल होते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। वो इस आशय से महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये एक व्यक्ति की गरिमा और उनके जीवन की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, और वो भी राज्य के द्वारा सुनिश्चित कराया जाना, और राज्य ही अगर उस उनकी इस इन व्यक्ति की स्वतंत्रता, उनकी पर्सनल लिबर्टी हो गई, या विभिन्न पहलू जो हैं उनकी स्वतंत्रता से संबंधित और अधिकारों से संबंधित, वो कहीं न कहीं से अगर उनका अब्रीज़मेंट हो रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है, तो उसको वो राज्य खुद लागू कर सकते हैं, और इसके लिए, इस मौलिक अधिकारों के लिए, वो व्यक्ति या वो सिटीजन वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत 32 अनुच्छेद 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकता है, और इस आधार पे उनमें इसी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के हमारे पास प्रावधान दिए हुए हैं आर्टिकल 35 में, और उस आधार पे न्यायालय निर्णय दे सकता है कि आप इन व्यक्ति के इस अमुक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, और राज्य को ये आदेश कर सकता है कि आप इसको लागू करें। तो इस प्रकार से मौलिक अधिकार जो हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ये हमें संविधान के द्वारा प्रोवाइड कराए गए होते हैं, और इसी के साथ-साथ ये सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट जाया जा सकता है, और आगे चल के विधि बना करके वो उच्च न्यायालयों को यानी हाई कोर्ट्स को भी आर्टिकल 226 के द्वारा, 226 के द्वारा ये कर दिया गया है कि इन्हीं आधारों पर व्यक्ति हाई कोर्ट में भी जा सकता है। होता ये है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या सीमित है, उनके पास काम भी पूरे देश भर का सारा न्यायिक जो काम होता है उन्हें देखना होता है, उनका पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है,
विभिन्न न्याय पूरे देश भर की न्याय व्यवस्था का एडमिनिस्ट्रेशन है। इस वजह से जैसे-जैसे इन रिट्स बढ़ती गई 32 का सहारा लेकर के, तो उनका काम भी बहुत आगे विस्तृत होता चला गया और कार्य की बोझ की वजह से उच्च न्यायालयों को भी ये नियम बना करके, कानून बना करके उनको ये करने की व्यवस्था दे दी गई कि 226 अनुच्छेद के तहत आर्टिकल 32 के नियमों के जैसे उच्च न्यायालय सुनवाई करता है, वैसे ही कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट्स में भी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में जा सकता है और अपनी रिट डायरेक्ट वहाँ पे उच्च न्यायालय में दाखिल कर सकता है। इस प्रकार से मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि हम डायरेक्ट राज्य के विरुद्ध हम जाएंगे आगे चल के, हम राज्य की परिभाषा बताएंगे। फंडामेंटल राइट्स में ही हमारे राज्य की विस्तृत परिभाषा दी गई है कि राज्य का आशय यहाँ पे क्या क्या होगा, और उस आधार पर उच्च न्यायालय या फिर आर्टिकल 226 के तहत या फिर अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में कोई भी व्यक्ति राज्य के विरुद्ध मूव कर सकता है और अपने अधिकारों के प्रयोग के लिए न्यायालय से कोई भी आदेश निर्गत करा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था मौलिक अधिकारों में की गई है। इस तरह से ये अन्य विधिक अधिकारों से अलग हो जाते हैं। विधिक अधिकारों में आपको सामान्य जो डिस्ट्रिक्ट स्तर के या स्थानीय न्यायालयों में आपको जाना होता है और उस आधार पे आप आगे चल के कार्रवाई कर सकते हैं, जबकि फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 32 के व्यवस्था के तहत आप स्वयं या फिर अपने वकील के माध्यम से आप इसको जा करके लागू करा सकते हैं या आदेश प्राप्त कर सकते हैं राज्य के किसी भी निर्णय के विरुद्ध जिसमें लगता है कि आपका अधिकार बाधित होता है। तो ये मौलिक अधिकार होते हैं। आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक की ये व्यवस्था हमारे संविधान के भाग 3 में दी गई है, जिसमें ओरिजिनली जब हमारा संविधान बना था तो 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था 7 शीर्षकों के अंतर्गत की गई थी, लेकिन 44वें संशोधन अधिनियम के द्वारा, संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1978 में हमारे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और उसको हटा करके आर्टिकल 300 में इसको रख दिया गया, जिसमें संपत्ति के अधिकार की मौलिक अधिकार की व्यवस्था समाप्त हो गई और इसको एकमात्र कानूनी अधिकार समझा जाने लगा, माना जाने लगा, क्योंकि उसकी जगह जो है रिप्लेस कर दी गई और संपत्ति अधिकार को मौलिक अधिकार मानने से इनकार कर दिया गया, उसकी ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई। इस प्रकार से हमारे संपत्ति का अधिकार आज भी संविधान के अंतर्गत 300A में अभी भी मौजूद है, लेकिन इसकी जो प्रकृति है वो मौलिक न हो करके, मौलिक अधिकारों की प्रकृति न होकर सामान्य कानूनी अधिकार या एक साधारण अधिकार के रूप में, विधिक अधिकार के रूप में ये है। और इसके साथ साथ जो अन्य अधिकार हैं, जैसे समानता वाला जो है वो 6 अधिकार हमारे रह जाते हैं, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, विभिन्न प्रकार के धार्मिक एवं शैक्षिक से शिक्षण संस्थानों को चलाने का अधिकार, जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो माइनॉरिटी अधिकार, जिसको सामान्य अर्थों में बोला जाता है कि अल्पसंख्यकों का अधिकार है, वो अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता का अधिकार है। और इसी के साथ संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये सभी 6 अधिकार मिल करके एक हमारे मौलिक अधिकार बनाते हैं और संविधान के अंतर्गत ये अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक इनकी व्यवस्था की गई है। हम अब क्रमशः एक-एक आर्टिकल वाइज हम इनको लेकर के चलेंगे। हम मौलिक अधिकारों की प्रकृति को देख चुके कि कैसे मौलिक अधिकार कानूनी अधिकारों से अलग होते हैं, मौलिक अधिकार क्यों दिए जाते हैं, ये भी अब आप समझ गए होंगे। मौलिक अधिकार जो होते हैं वो व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित होते हैं, ये राज्य के विरुद्ध दिए गए हुए हैं कि राज्य किसी भी तरह से व्यक्ति की स्वतंत्रता में, उनके अवसर की स्वतंत्रता में, उनके विकास में कहीं से भी बाधक न प्रतीत हो या कहीं वो उनका दोहन न करे उनके पर्सनल स्पेस का। इस वजह से ये इन अधिकारों की व्यवस्था की गई है। इसमें सबसे पहले आर्टिकल 12 में स्टेट को परिभाषित किया गया है कि स्टेट किसे कहेंगे, क्योंकि ये सारे अधिकार स्टेट के विरुद्ध हैं, राज्य के विरुद्ध दिए जाते हैं। हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे आर्टिकल 70 जो है वो स्टेट के विरुद्ध है भी और इसके साथ साथ वो व्यक्तियों के विरुद्ध भी है, जो अस्पृश्यता
का जो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता का उन्मूलन का जो अधिकार है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अस्पृश्यता या छुआछूत को प्रैक्टिस नहीं करेगा, इस तरह की जो व्यवस्था दी गई है वो संविधान के अंतर्गत वो राज्य के विरुद्ध तो दी ही गई है कि भेदभाव और इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करेगा। उसके साथ ये व्यक्तियों के विरुद्ध जो है वो भी इसमें दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति आगे चल के पार्लियामेंट को ये कानून बनाने का अधिकार भी दिया गया है, अनटचेबिलिटी को परिभाषित करना और उस आधार पर संबंधित कानून बनाना, दंड देना, इस सबका प्रावधान है, जिसको आगे चल के मैं आर्टिकल 17 में डिस्कस करूंगा। तो ये अधिकार जो है व्यक्ति के विरुद्ध, यानी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के द्वारा किसी को अगर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करता हो, छुआछूत करता हो, कहीं जाने से रोकता हो, किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, हॉस्पिटल में, किसी सार्वजनिक क्षेत्रों पे, तो इस आधार पे कानून बना करके उनको दंडित किया जा सकता है। यानी दूसरे व्यक्तियों के विरुद्ध ये अधिकार दिया हुआ है। यानी सारे अधिकार ऐसे नहीं है कि सिर्फ राज्य के विरुद्ध हों, वो राज्य के साथ साथ व्यक्तियों के विरुद्ध भी हैं, जिसमें एक अनटचेबिलिटी जो है आर्टिकल 17 जो है, जिसके आधार पे एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट और आगे चल के 1955 बनाया गया, जिसको बाद में 1976 में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट्स के रूप में उसको बदल दिया गया, उसका नाम चेंज करके उसमें कुछ ढेर सारे उसमें संशोधन किए गए। तो इस प्रकार से हमारे जो ये सारे अधिकार हैं वो सभी संविधान के अंतर्गत व्यक्तियों को मिले हुए हैं, लेकिन इसी के साथ साथ इसमें दो व्यवस्था है। बहुत सारे अधिकार ऐसे हैं जो कि हमारे देश में सिर्फ नागरिकों को मिले हुए हैं। मौलिक अधिकार जो हैं वो सिर्फ हमारे नागरिकों को, भारत देश के नागरिकों को मिले हुए हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो कि सिर्फ भारत क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों को मिले हुए हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या फिर कोई नागरिक हो। यानी कोई फॉरेनर भी है, वो उस अधिकार को वो अगर किसी भी दूसरे देश का अगर वो वीज़ा से आया हुआ किसी भी तरह से सिटीजनशिप से संबंधित प्रावधानों में हम लोगों ने देखा था। तो इस प्रकार से ढेर सारे ऐसी आर्टिकल्स हैं, चूँकि एक व्यक्ति है, भारत क्षेत्र में वो निवास कर रहा है, चाहे वो किसी भी देश का हो, तो उसके भी कुछ व्यक्ति की गरिमा की वजह से ढेर सारे मौलिक अधिकार होते हैं। इस वजह से वो अधिकार उन व्यक्तियों को भी मिले हुए हैं, जबकि बहुत सारे अधिकार सिर्फ और सिर्फ यहाँ इस देश में यहाँ के नागरिकों को मिले हुए हैं। इस प्रकार से विदेशियों को जो अधिकार प्राप्त हैं वो मौलिक अधिकार आर्टिकल 14 है, जो इसमें ये है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि का समान संरक्षण और कानून के समक्ष समता का अधिकार, ये विदेशियों को भी मिला हुआ है अन्य नागरिकों की तरह। और इसी के साथ आर्टिकल 20 है, जिसके अंतर्गत दोष अपराधों की दोष सिद्धि में संरक्षण की जो व्यवस्था है वो विदेशियों के अंतर को भी ये अधिकार मिले हुए हैं। इसका मतलब ये है कि विदेशियों को कहीं ऐसा ना हो कि भेदभाव करते हुए राज्य उनको कोई बड़ी सज़ा दे दे, या फिर उनको दो बार सज़ाएँ मिल जाएँ, या फिर इस तरह की जो सारी अपराध की दोषसिद्धि में जो समान संरक्षण जो है वो विदेशियों को भी समान रूप से लागू है। और इसी के साथ जो सबसे बड़ी आर्टिकल है हमारे मौलिक अधिकारों में, आर्टिकल 21, जो कि जीवन की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार है एंड पर्सनल लिबर्टी से संबंधित अधिकार है। आर्टिकल 21 भी जो है वो विदेशियों को भी उसी ही समान मात्रा में मिली हुई है जैसे कि भारत के नागरिकों को मिला हुआ है। जबकि बहुत सारे अधिकार जैसे आर्टिकल 14 जो है धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश के आधार पे जो राज्य विभेद सिर्फ केवल इनके आधार पे नहीं कर सकता, या फिर आर्टिकल 15 हो गया, या फिर आर्टिकल जो अल्पसंख्यकों को जो अधिकार दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित, जो अल्पसंख्यकों को उनके शैक्षिक संस्थाओं के एडमिनिस्ट्रेशन का जो अधिकार है, ये सारे अधिकार जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को मिले हुए हैं, जिसमें जो ये अधिकार विदेशियों को नहीं मिले हुए हैं। उसके अन्य विभिन्न कारणों की वजह से ये विदेशियों को न दे करके हमारे नागरिकों को भी ये साथ में नागरिकों को ही दिए गए हैं। यानी ऐसे सारे अधिकार जो एक व्यक्ति की गरिमा के लिए ज़्यादा आवश्यक है, एक व्यक्ति की पर्सनल स्वतंत्रता के लिए ज़्यादा आवश्यक हैं, ये सारे अधिकार विदेशियों को ही भी दिए गए हैं। लेकिन ऐसे अधिकार जो सिर्फ नागरिकों को मिलने चाहिए, वो सारे अधिकार वो इस नागरिकों के लिए ही सिर्फ प्रावधान किया गया, उसमें विदेशियों का नंबर या विदेशियों को वो अधिकार नहीं प्राप्त है।
तो अब हम आर्टिकल 12 के अंतर्गत चलेंगे, जिसके अंतर्गत डेफिनेशन ऑफ स्टेट दिया गया है। भाग 3 के पहली आर्टिकल जो है आर्टिकल 12, ये कहती है कि इस जो स्टेट का आशय जो होगा वो सभी राज्य और केंद्र के जो विधायी एवं कार्यपालिकीय जो संस्थाएं हैं वो होंगे। इसी के साथ साथ राज्यों के विधानमंडल भी उसमें शामिल होंगे, और इसी के साथ साथ जो स्थानीय निकाय एवं सच अदर अथॉरिटीज का भी उसमें प्रयोग किया गया है, जिसके अंतर्गत ये है कि अ, ऐसे सारे अन्य अथॉरिटीज या प्राधिकार प्राप्त संस्थाएं जो कि राज्य के द्वारा प्राधिकार प्राप्त करती हैं, उन सभी को राज्य माना जाएगा। यानी ये सारी संस्थाएं यदि किसी प्रकार का नियम या विधि बनाती हैं जिसके अंतर्गत इन आगे चल करके विभिन्न प्रकार के फंडामेंटल राइट्स का से वो यदि अलग हैं, उनके विरुद्ध हैं, उनका उल्लंघन करते हैं, तो उसको विधि शून्य माना जाएगा। लेकिन वो उसकी परिभाषा के अंतर्गत ये जो संस्थाएं हैं उनको राज्य माना जाएगा, जिनके अंदर मैंने अभी बताया कि सारे केंद्र की जो पार्लियामेंट हो गई, उसके द्वारा विधायी और कार्यदायी संस्थाएं, कार्यपालिकीय जो संस्थाएं हो गई, या फिर स्थानीय निकाय की संस्थाएं, या उनसे अधिकार प्राप्त जितनी अन्य अथॉरिटीज हैं वो हो गई, राज्य के विधानमंडल हो गए। ये एक मोटा मोटा परिभाषा किया गया, लेकिन सच अदर अथॉरिटीज अपने आप में बहुत ही क्लिष्ट वर्ड या बहुत ही गूढ़ अर्थ लिए हुए हैं, जिसको आगे चल के न्यायालय ने परिभाषित करते हुए और ढेर सारे प्राधिकार प्राप्त संस्थाओं को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, हॉस्पिटल्स को भी इसमें शामिल कर लिया। और ये इसका रूप आप समझ सकें कि ये जितने भी सरकारी संस्थाएं हो गई, सरकारी अधिकारी हो गए, वे सभी इसमें शामिल होते हैं। आप इसको कह सकते हैं इन सच अदर अथॉरिटीज में, और जिसको आपको लगता है कि ये सरकारी हो गई। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, जैसे आरक्षण के मानकों को पारित करवाने के लिए जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें भी ये व्यवस्था उसको भी इसी आधार पे एक सरकारी इंस्टीट्यूट के रूप में ले लिया गया, यानी कि राज्य के रूप में ले लिया गया। जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंतर्गत भी ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि हाँ, आप इस आधार पे, धार्मिक आधार पे, जातिगत आधार पे आप विभेद नहीं कर सकते हैं। जो धार्मिक जो विभेद किया जाता है, आप देखते हैं ढेर सारे मामले ऐसे आते हैं, चाहे स्त्रियों को मस्जिद में या हाजी अली दरगाह पे प्रवेश का मामला हो, या सबरीमाला में स्त्रियों के प्रवेश का मामला हो, इस तरह से या फिर छुआछूत का मामला हो, मंदिरों में न घुसने का मामला हो। इन सभी स्थितियों में इनको भी एक ऐसी व्यवस्था के तहत फंडामेंटल अधिकारों के उल्लंघनकर्ता के रूप में माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी परिधि को बढ़ाया, और सच अदर अथॉरिटीज के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत वे सारी अथॉरिटीज आ जाती हैं जो कि राज्य के द्वारा किन्हीं न किन्हीं वजहों से या तो सत्ता प्राप्त करती हैं, या फिर आर्टिकल 14, 15 या मौलिक अधिकारों के अंतर्गत उनका उल्लंघन सीधे सीधे परिलक्षित होता है कि ये संस्थाएं, ये अमुक अधिकारी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता हो। इस प्रकार से आप देखते हैं कि कहीं पर भी अगर इन फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, तो मोटे मोटे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि इन फंडामेंटल राइट्स को पारित करवाने के लिए, लागू न्यायपालिका द्वारा प्रवर्तनीय कराने के लिए वो व्यक्ति कोर्ट जा सकता है, और आगे चल के न्यायालय ने आर्टिकल 21 के अंतर्गत हो, या फिर इन्हीं आर्टिकल 12 की परिभाषा के तहत हो, इसकी एक विस्तृत परिभाषाएं दी हैं, और उस आधार पर राज्य की परिभाषाओं को, राज्य को लगभग सभी सामाजिक संस्थाओं, आर्थिक संस्थाओं इस आधार पर ले लिया है। लेकिन सीमित अर्थों में, जहाँ तक कि उनके फंडामेंटल राइट्स के का उल्लंघन हो रहा हो, इस आधार पे वो देखा जाता है, और इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि वे राज्य द्वारा संरक्षित और राज्य द्वारा सत्ता प्राप्त वे सारी अथॉरिटीज, वे सारे अधिकारी, वे सारी संस्थाएं जो है वो राज्य के अंतर्गत होती हैं, और इनके विरुद्ध कोर्ट जाया जा सकता है यदि अमुक व्यक्ति को ये लगता हो कि हमारे संवैधानिक अधिकार का किसी न किसी तरह से उल्लंघन हो रहा हो। इसके साथ आर्टिकल 13 जो है वो ये व्यवस्था करता है कि वो परिभाषा करता है कि ऐसे कौन कौन से कानून होंगे जिनको हम कानून मानेंगे, जिसको इनकंसिस्टेंट कहा जाएगा, और ये माना जाएगा कि किस प्रकार से वो किस हद तक वो, यदि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो किस प्रकार से प्रभावी होंगे। तो ये व्यवस्था आर्टिकल 13 में ये की गई है कि सबसे पहले जो पुरानी विधियों को लिया गया, जो भारत के संविधान के लागू होने से पहले जो ब्रिटिश भारत का जो विभिन्न प्रकार की विधियां थी, उनको देखा गया। उनको देखते हुए ये देखा गया कि ऐसा कहीं ऐसा न हो कि
इन विधियों में जो कि भारत के पूर्व भारत ब्रिटिश भारत में बनाई गई हैं, वो इनसे अगर इनकंसिस्टेंट होंगी तो इसको वो उस मात्रा तक में जहाँ तक वो उल्लंघन हो रहा है उनको अपने आप विधि शून्य मान लिया जाएगा। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स या ग्रहण से का सिद्धांत कहा जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो लीगल टर्मिनोलॉजी है, जूरिस्प्रूडेंस में जिसका अध्ययन किया जाता है, इसके तहत ये व्यवस्था कर दी गई कि पूर्व में बनाई गई सारी विधियां यदि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती हैं, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, तो वो विधि शून्य मानी जाएंगी। सीधी सीधी एक व्यवस्था हो गई। इसके बाद आगे चल के ऐसा भी व्यवस्था हो सकती है कि जो कौन कौन से आदेश राज्य पारित करता है, किसको किसको माना जाएगा, तो वो अध्यादेश हो गया, चाहे वो कानून हो गया, बाइलाज हो गया, नोटिफिकेशंस हो गया, यानी किसी भी प्रकार के जो कानून, आप मोटे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि जो भी राज्य के द्वारा जो भी नीतियां बनाई जाती हों, राज्य के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हों, जो भी नोटिफिकेशंस आते हों, यदि उसमें लगता है कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, वे सभी कानून अपने आप में माने जाएंगे। जिसको अगर इनकंसिस्टेंट होगा, वो फंडामेंटल राइट से असंगत होगा, तो उस आधार पे उसको विधि शून्य सुप्रीम कोर्ट घोषित कर सकता है। तो दूसरे तरह के में जो डॉक्ट्रिन ऑफ सिवियरिटी की जो बात आती है, इसमें यह है कि यदि कोई ऐसा कानून, कोई नीति या विभिन्न प्रकार के जो नोटिफिकेशंस है, गवर्नमेंट लाज हैं, बाइलाज हैं, वो अगर आते हैं और वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करते हैं, तो वो क्या पूरी विधि ही समाप्त हो जाएगी, या फिर उस मात्रा में जो उसका अगर कोई एक क्लाज, एक छोटा सा सेक्शन ऐसा कहता हो कि हाँ, हम ये फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा है, तो वो होगा। तो उस आधार पे ये व्यवस्था संविधान ये स्वयं करता है कि सिर्फ उसी उल्लंघन की मात्रा तक में ही वो विधि जो होगी वो शून्य होगी। यानी अगर उसका एक पार्ट जो है, एक क्लाज, सब क्लाज हो गया, उसका कोई सेक्शन हो गया, वो अगर फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध है, कोर्ट ये पाती है, तो उसको वो विधि शून्य घोषित कर देगी। जो पृथक्करण का या डॉक्ट्रिन ऑफ सिवियरिटी का ये सिद्धांत होता है, जिसके अंतर्गत इस प्रकार की व्यवस्था आर्टिकल 13 के अंतर्गत की गई है। इसी के साथ साथ ये भी व्यवस्था आर्टिकल 13 में ये की गई है कि 13(4) में जो भी 368 के प्रावधान, यानी खुद संविधान संशोधन के द्वारा संविधान संशोधन की जो संवैधानिक विधि है, उसके आधार पे किया गया कोई भी संशोधन मौलिक अधिकारों में अपने आप में इसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यानी 368 के द्वारा यदि कोई किसी भी फंडामेंटल राइट्स को खत्म किया जाता है, अब्रिजमेंट उनका होता है, खत्म विलोपित किया जाता है संविधान के अंतर्गत से, तो वो अपने आप में आर्टिकल 13 के तहत की कार्रवाई के अंतर्गत नहीं आ सकता है, वो इनकंसिस्टेंट नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी व्यवस्था है, जैसे मैं ये कहूँ कि धार्मिक आधार पे स्वतंत्रता की बात हो गई, या अवसर की स्वतंत्रता, अगर उसमें किसी भी प्रकार का कुछ अन्य सेक्शंस को शामिल किया जाता है, जैसे अभी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को शामिल किया गया, 10% अलग से रिजर्वेशन की बात की गई, तो अब ये अलग से एक व्यवस्था उसमें लाई गई, जोड़ा गया आर्टिकल 16 में। तो अब ये व्यवस्था लागू करने में, ये करने कहीं से भी अगर इनकंसिस्टेंसी अन्य प्रोविजंस में होती है, तो अगर 368 के नियमों के अंतर्गत आया है, तो वो किसी भी प्रकार से विधि शून्य नहीं माना जा सकता है। ऐसी व्यवस्था आर्टिकल 13 में की गई है। इसके बाद सबसे पहले हम अधिकार के फंड मौलिक अधिकार पे आएंगे, तो वो 14 आता है। आर्टिकल 14 जो है, अनुच्छेद 14 जो है, जो पहला अधिकार है, जिसमें हम इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कानून के समक्ष सभी समान है, कानून के समक्ष समता का अधिकार, और इसी के साथ साथ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी इस विधि का समान संरक्षण भी उसी के साथ साथ जोड़ दिया गया। इसको जोड़ने का आशय ये रहा कि हमारे पूरा फंडामेंटल राइट जो है वो अमेरिकी व्यवस्था से प्रेरित है, अमेरिकी संविधान के अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उस भावना से प्रेरित है और इसी आधार पर लाया गया। लेकिन अमेरिका के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पूरी तरह से न्यूट्रल हैं, निरपेक्ष हैं, जबकि भारत में सारे फंडामेंटल राइट्स में युक्त निर्बंधन भी किया गया है और साथ साथ विभिन्न प्रकार के उसमें प्रतिबंध भी लगाया गया है। तो भारत का जो संवैधानिक अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, वो युक्त निर्बंधनों के साथ है, जबकि अमेरिका का जो है वो सीधे सीधे उसमें जो व्यवस्था की गई है वो पूरी तरह से न्यूट्रल होता है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि कानून का समान संरक्षण सबके साथ रहेगा
और इक्वलिटी बिफोर का लॉ का मतलब हो गया कि इक्वल सभी कानून के समक्ष सभी समान रहेंगे। ये आगे चल के अभी आगे के आर्टिकल्स में अपने आप इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ परिभाषित हो जाएगा। इसका सामान्य सा अर्थ ये होता है कि इक्वलिटी एमंग इक्वल्स, इक्वलिटी वहीं तक होती है, इक्वलिटी ऑफ लॉ वहीं तक होता है जहां तक सभी लोग समान हों। अगर ट्रीट इक्वल्स इक्वली इस प्रकार की जो बात आती है वो यानी कि कानून के समक्ष सिर्फ इतना ही नहीं है कि सभी को समान मान लिया जाए कानून के समक्ष, तो अपने आप में कानून की भावना और इक्वलिटी समानता की भावना कानून के अंतर्गत अपने आप में संपूर्ण मान ली जाए या समाप्त मान ली जाए कि इसके आगे नहीं होता है। होता है कि सभी लोग उसको अवेल करने में यानी उसको उपयोग करवाने में बराबर रूप से सक्षम नहीं होते हैं। जैसे हम कहें कि इकोनॉमिकली वीक सेक्शन है, महिलाएं हैं, वृद्ध हैं, औरतें हैं, जो ऐसी जातियां हैं जो कि शोषित रही हैं ऐतिहासिक रूप से, तो ये सभी इतने सक्षम नहीं हो सकते कि वो उनको इक्वलिटी बिफोर लॉ लाने के बाद राज्य ये कह दे कि आप सभी लोग कानून आकर के फंडामेंटल राइट्स ले सकते हैं अपना, यानी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। जिनके पास पैसा नहीं होगा वो कैसे जा सकते हैं, या फिर जिनके पास ये ज्ञान ही नहीं होगा कि ये हमारा अधिकार है वो कैसे जा सकते हैं। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की व्यवस्था की गई, यानी हम ये सुनिश्चित कर रहेंगे कि वो लॉ सभी लोगों के लिए प्रोटेक्ट भी करता हो, यानी वो उस लॉ की पहुंच सब तक हो। यानी हम ऐसा कर सकते हैं कि गरीब तबके को, महिलाओं को या फिर इस तरह की व्यवस्था कर सकते हैं कि उनको अगर उस कानून को लागू करने के लिए कोर्ट जाने के लिए कोर्ट फीस दें, वकील करने की बात हो, ये सारी चीज़ें यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो इक्वल ट्रीट इक्वल्स एमंग इक्वली, इस तरह की भावना है कि सभी लोगों के न्याय की पहुंच जो है वो सभी लोगों में बराबर हो, और इस आधार पे कानून के समझ समता के नियम में थोड़ी-सी ढील भी दी जा सकती है, क्योंकि वो उस अवसर को जो उसको मिला हुआ है इक्वालिटी बिफोर लॉ उसको वो अवेल ही नहीं कर पा रहा है, उसका प्रयोग ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो समाज में बहुत ही नीचे है। आर्टिकल 14 के बाद आर्टिकल 15 का नंबर आता है। आर्टिकल 15 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि राज्य किसी को भी धर्म, लिंग, जाति, मूलवंश का ऐसे यहाँ पे निर्जाति से संबंधित है। जैसे कोई एक अलग तरह की स्पेसीज, मतलब एक अलग तरह की निर्जाति हो गई, चाहे वो मंगोलाइड हो जाए या हम नॉर्थ ईस्ट के लोगों को देखें, या फिर द्रविड़ को लेकर के दक्षिण भारत में द्रविड़ को लेकर के देख सकते हैं। तो इस आधार पे या फिर निर्जाति इसका निर्जाति से है, और इसी के साथ मूल जाति, धर्म और लिंग के आधार पे हम राज्य जो है किसी प्रकार का अपनी विधियों को बनाने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, और सभी लोगों को केवल इस आधार पे, यहाँ के नागरिकों को इस आधार पे अपने नीतियों में, अपने नीति निर्माण में किसी प्रकार के भेदभाव नहीं करेगा। इस प्रकार की व्यवस्था आर्टिकल 15(1) में की गई है। इसी के आधार पे 15(2) के अंतर्गत इसी को और आगे बढ़ाते हुए विभिन्न जो सार्वजनिक स्थलों पे हो, चाहे वो सार्वजनिक स्थलों का मतलब चाहे वो कुएं हो गए, हैंडपाइप हो गए, रास्ते हो गए, या विभिन्न प्रकार के हॉस्पिटल्स, या जितने भी सार्वजनिक स्थलों की बात हम कर सकते हैं, वहाँ पे किसी भी प्रकार का इस आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है राज्य के द्वारा। फिर 53 के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों से संबंधित विशेष कानून लाया जा सकता है। इसका मतलब एक विशेष प्रकार का प्रोटेक्शन, यही इक्वलिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से संबंधित है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में महिलाओं और इनके बच्चों को विशेष उपबंधों के तहत इनको हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। राज्य जो है विभेद कर सकता है, कुछ स्पेशल कानून इनकी भलाई के लिए, इनकी उन्नति के लिए ला सकता है, क्योंकि इनको एक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के रूप में माना जाता है, और इस आधार पर उनको कुछ अतिरिक्त प्रबंध किया जा सकता है। इसके बाद आर्टिकल 15(4) का नंबर आता है। 15(4) में जो सोशली एंड एजुकेशनली यानी सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए, या फिर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब जो कि सदियों से जिनको विकास के अवसर नहीं मिले हैं, जिनका लगातार शोषण होता रहा है समाज में, उनको एक हीन वर्ग, हीन जातियों के रूप में देखा जाता था।
उनके लिए विशेष प्रावधान आर्टिकल 15(4) के तहत ये राज्य कर सकता है, जिसको इक्वालिटी बिफोर लॉ का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। हम ये देखते हैं कि क्रमशः इक्वालिटी बिफोर लॉ को लेने के साथ, जो कि एक सापेक्ष नियम के रूप में यहाँ पे निरपेक्ष नियम के रूप में काम करता है, लेकिन उसी के साथ साथ जो व्यवस्था आर्टिकल 14 में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की गई, जिसमें महिलाओं बच्चों के लिए विशेष उपबंध और इसके बाद सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड एससीज एंड एसटीज, इन सब के लिए विशेष स्पेशल प्रोविजंस जो हैं राज्य अपनी नीतियों और नियमों के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। इसकी व्यवस्था इसमें की गई है। इसी के साथ 15(5) आर्टिकल 15(5) के अंतर्गत जो एजुकेशनल बॉडीज हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनमें भी इसी प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है, जो कि जिसके अंतर्गत इन वीकर सेक्शंस जो है समाज के, उनके अंतर्गत विशेष प्रावधान किए जाएंगे, जो कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन अपने आप में, इक्वलिटी बिफोर लॉ का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। लेकिन ये सारे प्रावधान जो हैं वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स में नहीं लागू होगा। ये केवल और केवल जो मेन स्ट्रीम के जितने इंस्टीट्यूट्स हैं राज्य के और उससे संबंधित एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें ये लागू होगा। इस प्रकार की व्यवस्था आर्टिकल 15 के अंतर्गत की गई है। इसके बाद आर्टिकल 16 का नंबर आता है। आर्टिकल 16 है, अनुच्छेद 16 में ये व्यवस्था राज्य के द्वारा स्थापित की गई है कि जो लोक अवसर हैं उनमें सभी को समानता सुनिश्चित हो, सबको अवसर की समानता सुनिश्चित हो। जैसे हमारे प्रस्तावना में भी ये वर्णन इसका किया गया है, यानी सरकारी नौकरियों में जो भी रोजगार के क्षेत्र हैं उनमें सरकारी उनमें जो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, एक तो उनमें किसी प्रकार का विभेद न हो, जो विभेदों का जो आशय था, जो कि आर्टिकल 15 के अंतर्गत जो 5 दिए गए थे, यानी धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश एवं जन्म स्थान, इस आधार पर नहीं किया जा सकता। लेकिन उसमें 2 और भी शब्द जोड़े गए हैं, जिसके अंतर्गत वो उद्भव और साथ में निवास स्थान यानी डोमिसाइल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये व्यवस्था आर्टिकल 16 के अंतर्गत की गई है, जिसके अंतर्गत ये माना जाता है, जिसका एक मूल आशय ये था कि दूसरे राज्यों के लोग भी दूसरे राज्यों में जा करके कार्य कर सकें, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। लेकिन ये प्रावधान आगे चल के इसी के अगले आर्टिकल में इसको अगले सब आर्टिकल के अंतर्गत इसको प्रतिबंधित कर दिया गया। और इस आधार पर अगर राज्य विधानमंडल ऐसा चाहे, खुद राज्य विधानमंडल ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन राज्य विधानमंडल यदि ऐसा चाहें तो वो पार्लियामेंट के द्वारा पार्लियामेंट में नियम कानून पास करवा करके उनकी अनुमति से इस प्रकार के विशेष प्रावधान कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत स्थानीय लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है। इस प्रकार की व्यवस्था आर्टिकल 16 के अंतर्गत दी हो। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि राज्य के अंतर्गत आने वाले रोजगार के अवसरों में राज्य किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करेगा। ये आर्टिकल 16(1) अपने आप में ये संदेश देती है। लेकिन इसी के साथ साथ आर्टिकल जो आर्टिकल 2 है, 16(2) है, वो बताती है कि इनमें किसी भी आधार पे धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश और डोमिसाइल के आधार पे या फिर उद्भव के आधार पे राज्य किसी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। अब सरकारी अवसरों में सरकारी जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत रोजगार के साधनों में अवसर की समानता को उपलब्ध कराएगा। और आगे जो 16(3) है वो अपने आप में फिर यहाँ पे व्यवस्था पार्लियामेंट के द्वारा, जो अभी मैंने बताया कि उसके अंतर्गत पार्लियामेंट से परमिशन ले करके विभिन्न जो राज्य हैं, राज्यों के विधानमंडल या विभिन्न क्षेत्रों की जो सरकारें हैं, वो उस विशेष क्षेत्र विशेष के लोगों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकती है जन्म स्थान या निवास स्थान के लिए। इस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रीय जो सरकारें हैं, जो राज्य सरकारें हैं, उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं वहाँ पे की भी हैं। लेकिन इसी के साथ साथ 16(4) के अंतर्गत राज्य को यानी राज्य के अंतर्गत ये सभी केंद्र हो या राज्य विधानमंडल हो, जो सरकारें हैं, वो बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स के लिए विशेष प्रकार के उपबंध कर सकती है। जो ये आर्टिकल 16 का जो सबसे चर्चित आर्टिकल है,
जो कि बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स के लिए व्यवस्था राज्य को ये अधिकार देता है कि वो अगर किसी भी प्रकार का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, सकारात्मक विभेदीकरण यदि किया जाता है उनको प्रमोट करने के लिए बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स को इस विभिन्न नीतियों एवं सरकारी अवसर की समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्य के एम्प्लॉयमेंट में, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत ये कहीं से भी इक्वलिटी बिफोर लॉ का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और इस आधार पे हम ये देखते हैं कि ये जो संपूर्ण पिछड़ा वर्ग जो आंदोलन था ये इससे प्रेरित था और इस आधार पे सबसे पहले काका कालेलकर आयोग की नियुक्ति आज़ादी के बाद की गई, लेकिन इसके बाद आगे चल के फिर मंडल आयोग जो बिहार से ही थे, मंडल आयोग का गठन किया गया और उसकी 1979 में उसके गठन के बाद उसकी रिपोर्ट के आधार पे जो बैकवर्ड क्लास को जो है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास जो कि परिभाषित नहीं था संविधान के अंतर्गत सेक्शन 4 में, ये अपने आप में परिभाषित नहीं है, उसको किस प्रकार से आरक्षण दिया जाना है। उसमें मंडल कमीशन ने ये कहा कि जाति के आधार पे जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड का क्लास को या समाज के अंतर्गत जो बैकवर्ड क्लास है उनको परिभाषित किया जा सकता है, इनका विशेष संबंध होता है और हम ये कह सकते हैं कि एक जाति के आधार पर वो आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से भी पिछड़े हैं, खासकर वो आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, जिस आधार पर इनको इनके पालन कराने के लिए राज्य अपने कैलकुलस में अपने मतलब एक मापदंड स्थापित करने के लिए राज्य उसको एक टूल्स के रूप में जाति को ले सकती है और उस आधार पे बैकवर्ड क्लासेस को आरक्षण प्रदान कर सकती है। इसको लेकर के काफ़ी भारतीय राजनीति में काफ़ी विवाद भी रहा, लेकिन आगे चल के केंद्र सरकार ने 1990 से इस व्यवस्था को लागू कर दिया और 27% ओबीसीज को आरक्षण, अदर बैकवर्ड क्लास को आरक्षण दे दिया क्योंकि ये समाज के पिछड़े वर्ग से संबंधित थे। इस आधार पर पिछड़ा वर्ग आयोग का भी गठन किया गया जिसके अंतर्गत और आगे चल के इंदिरा साहनी केस में भी इसका सुप्रीम कोर्ट ने इसको और अच्छे से क्लैरिफाई किया, जिसके अंतर्गत उसने एक अलग से क्रीमी लेयर बनाने की व्यवस्था की। उसने ये माना कि हाँ, एक जाति एक पैमाना हो सकता है सामाजिक रूप से बैकवर्डनेस का को नापने का, मापने का और उस आधार पर रिजर्वेशन देने का, लेकिन उसमें ऐसे लोग जो कि परंपरागत रूप से या फिर उनके घर के लोग काफ़ी समृद्ध रहे हों या फिर प्रभावी रहे हों, ऐसे लोगों को एक क्रीमी लेयर बना करके उनको हटाया जाना चाहिए और उनको आरक्षण का लाभ उसमें नहीं दिया जाना चाहिए। यानी सभी जातियाँ एक पैमाने के रूप में हैं, लेकिन यदि उन जातियों में से ऐसे लोग जो कि ज़्यादा भूमि रखते हों या फिर उनके परिवार की जो मासिक आय, उनके पिता की वार्षिक आय है वो 6 लाख से, मतलब एक ये फार्मूला जो बनाया गया है ये बार बार बदलता भी रहता है, तो इस आधार पे एक निश्चित राशि से कम हो अधिक हो वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आ जाते हैं। यदि उनके पिताजी की जो वार्षिक आय है या फिर उनके शहरी क्षेत्रों में उनकी भूमि हो, मकान हो, इस आधार पे भी ये व्यवस्था की गई है कि इनको क्रीमी लेयर के अंतर्गत मान लिया जाएगा। यानी मलाईदार परत है ये उन जातियों के अंतर्गत और ऐसे लोगों को ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने ही इस चीज़ को क्रीमी लेयर के फार्मूले को अडॉप्ट करते हुए निर्धारित किया और उसके इस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के इस व्यवस्था को कि जाति सोशली बैकवर्डनेस का एक उदाहरण है और इसको माना जा सकता है और इस आधार पे राज्य कोई भी नियम बना सकता है इनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए, इस प्रकार की व्यवस्था करता है। इसी प्रकार 16(4) की जो व्यवस्था है, 4A की जो व्यवस्था है वो प्रमोशन में आरक्षण की को लेकर के है कि यदि उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो उस आधार पे उन पदों पे प्रमोशन में भी आरक्षण किया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था 16(4)A करता है, जबकि 16(4)B की जो व्यवस्था है वो ये करता है कि वो बैकलॉग के जो पोस्ट हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को अपने कहते हुए ये कहा था कि ऐसे पोस्ट जो कि रिजर्वेशन के बाद भी अगर वो उस वर्ग के उम्मीदवारों से वो सारी वैकेंसीज फिलअप नहीं होती हैं तो उसको आगे चल करके अलग से उनको उन्हीं वर्ग से ही भरा जाएगा आगे की वैकेंसीज में। और ये 50% का जो मानक है आरक्षण की अधिकतम सीमा जो निर्धारित की थी
उससे इतर इसको रखा जाएगा और ये बैकलॉग के द्वारा सिर्फ उन्हीं वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा ही भरा जाएगा। ऐसी व्यवस्था बैकलॉग के द्वारा इस आर्टिकल के अंतर्गत की गई है। इस प्रकार से जो 16 इसके बाद साथ जो सरकारी नौकरियों में अभी फिलहाल अभी कुछ ही पिछले 2019 के में जो व्यवस्था की गई कि जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स ऐसे जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको भी 10% अतिरिक्त आरक्षण देने की बात की गई। ऐसी भी व्यवस्था इसके अंतर्गत है कि ऐसे लोग जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास हो उनकी परिभाषा उनको अलग से परिभाषित किया गया है कि ये सेक्शन किन लोगों को माना जाएगा। उस आधार पे यानी एक निश्चित ऐसे व्यक्ति जिनके पास एक निश्चित स्तर की जिनके पिता के पास संपत्ति है और सरकारी जगह पे घर है, भूमि है, उनकी वार्षिक आय है, निश्चित वार्षिक आय से वो अगर कम है तो उनको इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कहा जाएगा और इस वर्ग के लोगों को 10% अतिरिक्त रिजर्वेशन देने की बात की गई। सामान्यतः इसको सवर्ण आरक्षण के रूप में सामान्य कहा जाता है। हालांकि वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए वो सामान्य अर्थों में इसको अवेल करने में ज़्यादातर ऐसे लोग आते हैं जिसको चाहे वो किसी धर्म के हों चाहे किसी भी वर्ग से हों जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं उनको ये व्यवस्था 10% आरक्षण के तहत दी जा सकती है। ऐसी व्यवस्था की जाती है। अब आर्टिकल 17 का नंबर आता है। आर्टिकल 17 जो है अनटचेबिलिटी से संबंधित कानून है। अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता ये व्यवस्था करते हैं। अस्पृश्यता का निषेध ये आर्टिकल करती है यानी राज्य या फिर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से अस्पृश्यता के का व्यवहार नहीं करेगा। किसी व्यक्ति या किसी संस्था या किसी भी इस प्रकार के सामाजिक परंपराओं के अंतर्गत इस प्रकार का व्यवहार नहीं करेगा और राज्य को ये शक्ति पार्लियामेंट को ये बनाने की शक्ति दी गई कि इस प्रकार से ऐसी व्यवस्था करे जिससे समाज में इस प्रकार की कुरीति को खत्म किया जा सके। तो इस आधार पे अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बनाया गया 1900 और उसको आगे चल के संशोधित करते हुए सिविल राइट प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट 1976 में इसको फिर कन्वर्ट कर दिया गया और उस आधार पे 1 से 2 साल तक की अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के विरुद्ध या ऐसी व्यवस्था ऐसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करता हो या फिर होटलों में या फिर सार्वजनिक स्थलों पे मंदिरों में हॉस्पिटल्स में यदि इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है जिसके अंतर्गत एक अस्पृश्यता का या छुआछूत का प्रयोग किया जाता है ऐसा बोला जाता है जाति सूचक शब्दों को इस आधार पे उसको दंडित किया जा सकता है। और इसी के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति इसमें ये भी है कि यदि व्यक्ति कोई अस्पृश्यता के जो परंपराएं हैं उसको यदि वो धार्मिक आधार पर जस्टिफाई करने की भी कोशिश करता है तर्कसंगत न्याय संगत करने की कोशिश करता है तो वो भी अपने आप में अस्पृश्यता के नियमों के अंतर्गत उल्लंघन के निवारण कानूनों के अंतर्गत वो आएगा और उसको भी इस प्रकार से सजा दी जा सकती है कि आप अस्पृश्यता को किसी भी प्रकार के धार्मिक तर्कों या फिर अन्य विभिन्न प्रकार के तर्कों के आधार पर उसको आप न्याय संगत नहीं सिद्ध कर सकते। यह व्यवस्था अस्पृश्यता निवारण कानून के अंतर्गत की गई थी। आर्टिकल 18 जो है वो यह व्यवस्था करता है कि राज्य जो है कोई भी व्यक्ति विभिन्न प्रकार के एबोलिशन ऑफ टाइटल्स यानी कि राज्य किसी प्रकार की कोई टाइटल या डिग्री उपाधि नहीं देगा और जो कि इसमें अपवाद के रूप में मिलिट्री की टाइटल्स या एकेडमिक टाइटल्स हैं यानी इस प्रकार के टाइटल्स को छोड़ करके अन्य किसी प्रकार की टाइटल्स नहीं देगा। जेपी कृपलानी जो कि हमारे संविधान जब संविधान सभा में जो मूल अधिकार के साथ संबंधित उप समिति थी उसके वो अध्यक्ष भी थे उन्होंने भी इसकी पुरजोर इसकी खिलाफत की थी क्योंकि अंग्रेजों का एक समाज में विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को यानी चापलूस लोगों को या फिर ऐसे लोग जिनसे अंग्रेजों को फायदा हो सकता था उनको विशेष अधिकार देते हुए विभिन्न प्रकार की उपाधियां अंग्रेज दिया करते थे जिसमें समाज में समानता की भावना न होकर के समाज में विभिन्न प्रकार के श्रेणीकरण की स्थिति उत्पन्न होती थी और इस आधार पर सामाजिक विभेद उत्पन्न होता था। तो इस चीज को खत्म करने के लिए राज्यों विभिन्न विधानसभा के सदस्य एक मत थे कि हम राज्य ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करेगा जिसके अंतर्गत राज्य खुद लोगों को किसी प्रकार की उपाधि दे। लेकिन आगे चल के ये व्यवस्था की गई कि भारत खुद इस तरह की व्यवस्था यानी कि भारत रत्न हो गया या फिर
पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण जैसे विभिन्न पुरस्कारों की व्यवस्था की गई, लेकिन ये पुरस्कार आगे चल के विवाद का कारण बने और उनको हटा भी दिया गया था। आगे चल के इंदिरा गांधी सरकार ने फिर से उसको लागू किया, लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये व्यवस्था दी कि उपाधियों के खत्म करने का या राज्य के द्वारा न देने का अर्थ ये कदापि नहीं है कि इससे सामाजिक विभेद उत्पन्न होता है, बल्कि हम समाज में ज्ञान को, दक्षता को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था कर सकता है राज्य। और भारत रत्न से लेकर के पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, विभिन्न प्रकार के जो ये उपाधियां थी, इसको राज्य प्रोवाइड कर सकता है, दे सकता है नागरिकों को, जिससे कि समाज में एक कंपटीशन की भावना, दक्षता की भावना को ज़्यादा से ज़्यादा पूजा जा सके और समाज इससे आगे बढ़ सके। और ये व्यवस्था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नामों के आगे ऐसे टाइटल्स नहीं लगाए जाने चाहिए, यानी भारत रत्न के आगे फिर आगे उस अमुक व्यक्ति का नाम, पद्मश्री अमुक व्यक्ति का नाम नहीं लगाया जाना चाहिए। वो उसके एक उपाधि के रूप में तो रहेगा, पुरस्कार के रूप में रहेगा, लेकिन ये उसके नामों के आगे ये चीज़, ये डिस्टिंक्शन जो है उसको नहीं लगाया जाना चाहिए, नहीं तो वो फिर वो अंग्रेजों वाली व्यवस्था हो जाएगी। और इस प्रकार से इन उपाधियों की स्वीकार्यता को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खुद स्वीकार कर लिया गया, जिस आधार पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इसमें जो आर्टिकल 18 है वो ये व्यवस्था तो करता है कि राज्य सार्वजनिक रूप से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में कोई भी उपाधि नहीं देगा और अवार्ड इस प्रकार का नहीं होगा जिसके अंतर्गत ऐसी उपाधियां हों। और यदि कोई दूसरे राज्य, कोई भी यहाँ का व्यक्ति हो, दूसरे राज्य के उपाधि वगैरह को वो राज्य देता है तो उसको वो स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन यदि कोई पुरस्कार हो या फिर किसी विशेष प्रकार की उपलब्धि यदि कोई दूसरा देश भारत के नागरिक को देना चाहता हो, या ऐसे आदमी जो कि भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न पदों पे, संवैधानिक पदों पे या लाभ के पदों पे हों, तो उसके लिए पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेने के बाद ऐसी वो उसको स्वीकार कर सकता है। ऐसी व्यवस्था भारत का संविधान करता है। इस प्रकार से उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 के तहत किया गया, लेकिन इसमें शैक्षिक रूप से और जो मिलिट्री टाइटल्स जैसे कर्नल, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट जनरल, इस तरह के जो आर्टिकल, कैप्टन, ये सब जो नाम होते हैं, ये लगाया जा सकता है, ये उसको दिया जा सकता है। और इसी के साथ जो जैसे पीएचडी की उपाधि होगी, मास्टर हो गया, तो डॉक्टर हो गया, ये सब जो डॉक्टरेट वगैरह की उपाधियां दी जाती हैं, ये शैक्षिक होती हैं, इसका आधार शैक्षिक होता है। और इसी के साथ मिलिट्री का जो अपना एक राष्ट्रवाद की भावना रखना, उनको समाज में एक अलग विशेष दर्जा देना, ऐसी व्यवस्था भारत का संविधान करता है, क्योंकि ये आवश्यक भी होता है मिलिट्री की सेवा का सम्मान करने के लिए और शिक्षा जगत में शिक्षा को समाज के अंतर्गत सम्मान देने के लिए ऐसे इस प्रकार के टाइटल्स पे रोक नहीं लगाता है, बल्कि राज्य के द्वारा व्यक्ति विशेष को दिए जाने वाले टाइटल्स को वो रोक लगाता है। हालांकि इसमें भारत रत्न से लेकर पद्मश्री तक की जो टाइटल्स हैं वो इसके अपवाद के रूप में नहीं है, अपवाद है, सॉरी, अपवाद है। इसके साथ ये आर्टिकल 18 तक ये हमारा खत्म होता है। अगले क्लास में हम स्वतंत्रता के अधिकार के लिए हम और इसकी विवेचना करेंगे, आगे हम उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।